तो आज हम दो एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर विलन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और इन दोनों ही सुपर विलन्स ने जस्टिस लीग और एवेंजर्स की बैंड बजा दी थी। इन दोनों को तुम लोग थंबनेल पे भी देख ही चुके हो, जिनके अंदर निकल के आते हैं स्टेपनवुल्फ और थेनोस, जिनको हम लोग आपस में कंपेयर करा के देखने वाले हैं कि अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो फिर किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और आज हम लोग किसी भी ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, सीधे ही हम लोग बैटल की तरफ बढ़ेंगे। और साथ ही में मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि हम लोग इस वर्सेस बैटल के अंदर दोनों ही स्टेपनवुल्फ्स की बात करेंगे, यानी कि दोनों ही स्टेपनवुल्फ के फीट्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि हम लोगों को दोनों जस्टिस लीग मूवीज के अंदर देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कांड जस्टिस लीग मूवी के अंदर हुए हैं सेम कांड स्नाइडर कट के साथ भी हम लोग ऐड करके यहाँ पर स्टेपनवुल्फ को पावरफुल बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ इन दोनों ही स्टेपनवुल्फ को हम लोग ऐड करने वाले हैं और वहीं थेनोस को हम लोग बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के लेने वाले हैं। और इस कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से फिजिकली ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर कौन है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं थेनोस की, तो थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टार्टिंग में ही हल्क को काफी आसानी से ओवरपावर कर दिया था और अपने पंचेज के दम पे ही उसको नॉकआउट भी कर दिया था। वेल अब बात निकल के आती है कि थेनोस के पंचेज कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, तो इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अपना हल्क कितना ज्यादा ड्यूरेबल है और उससे पहले उसको नॉकआउट किसने किया था। तो फिर उससे पहले उसको नॉकआउट किया था आयरन मैन ने, और थोर के पंचेज भी उसके ऊपर इफेक्टिव दिख रहे थे, बट स्टिल वहां पर हल्क उनको काफी आसानी से सर्वाइव करा था, बट आयरन मैन ने उसको क्लियरली नॉकआउट किया है। बट एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि हल्क बस्टर की स्ट्रेंथ किस लेवल की होगी। तो हमने उस फाइट के अंदर क्लियरली देख रखा है हल्क बस्टर के पंचेज और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल थी हल्क के, इवन कुछ मामलों में थोड़ी बहुत ज्यादा भी थी, और उनके पंचेज इक्वली पावरफुल हम लोगों को देखने को मिले थे। और हम लोग देख ही चुके हैं कि हल्क का जो मोस्ट पावरफुल पंच जिसमें उसने एक चितौरी लिव्याथन को क्रैश करा दिया था, सेम लेवल के पंचेज हम लोग यहाँ पर हल्क बस्टर के भी मान सकते हैं। एंड इससे पहले ये कोई बोले कि वो वाले पंच हल्क के नॉर्मल पंच थे, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो हल्क का मोस्ट पावरफुल पंच था और सिंगल पंच में वो लिव्याथन को रोक भी नहीं पाया था, उसके अंदर उसको काफी ज्यादा टाइम लगी थी। प्लस वहां पर आयरन मैन ने भी उसको डिस्ट्रॉय करने में थोड़ी मदद की थी। मींस अगर हम लोग यहाँ पर हल्क के पंचेज को देखें तो फिर हल्क का सिंगल पंच बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है और आयरन मैन ने अपने इन्हीं पंचेज के दम पे एंग्री हल्क को नॉकआउट कर दिया था। तो फिर हम लोग उस बेस पे देखिए तो थेनोस के पंचेज एटलीस्ट वहाँ पर टाउन लेवल के तो होने ही चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने देख रखा है कि थेनोस हल्क के मुकाबले तो काफी गुना ज्यादा पावरफुल था, यानी कि यहाँ पर थेनोस के पंचेज एटलीस्ट टाउन लेवल पे तो हम लोग कंसिडर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट उसने टेसरेक्ट को अपने एक ही हाथ से क्रश कर दिया था। अब ये फीट कितनी ज्यादा बड़ी है ये बता पाना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल है, बट अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि थेनोस ने अपने एक हाथ से इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट किया था जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी जनरेट नहीं कर सकता है। और ये मैं कम से कम मैं बता रहा हूँ, ना कि हाई बॉल में, हम लोगों को क्लियरली उसके बारे में नहीं पता है। आगे हम लोग देख ही चुके हैं कि मूवी के एंड में उसने ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स के साथ फाइट कर रखे हैं, जिसमें उसने आयरन मैन को भी डिफीट कर दिया था। वेल अब बात निकल के आती है कि आयरन मैन का वो वाला सूट कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो ये सूट बना हुआ है गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से, और अगर हम लोग इसका कंपैरिजन हल्क बस्टर से करते हैं जो कि आयरन मैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर हम लोगों को देखने को मिला था, तो वो आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल था कि हल्क के पंचेज को रोक सके, बट स्टिल हल्क ने एक लोहे के पोल से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि आयरन मैन का सूट ड्यूरेबल है बट उतना भी नहीं। बट इस सूट के बारे में हम लोग क्या कहना चाहेंगे, यानी कि ये वाला सूट कितना ज्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। तो इस सूट ने इससे पहले कल ऑब्सिडियन के पंचेज को सर्वाइव कर रखा है, जो कि आयरन मैन के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। और हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि स्पाइडर मैन भी उसको अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, इवन ये कैरेक्टर एंट मैन के पैरों के तले आके कुचला गया था। नेक्स्ट बात निकल के आते हैं कि आयरन मैन के इस सूट ने मून लेवल अटैक को सर्वाइव कर लिया था। तो भी देखो ये क्लियरली एकदम सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि थेनोस ने कभी भी पूरा मून आयरन मैन के ऊपर मारा ही नहीं था, बल्कि पावर स्टोन की मदद से छोटे मोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर फेंके थे। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो जिनका साइज मे बी अपार्टमेंट जितना होगा। और अब एक और बात निकल के आती है कि क्या थेनोस ने इन टुकड़ों को सीधा ही स्पेस से आयरन मैन के ऊपर फेंक दिया था। तो भी देखो ऐसा भी नहीं है, थेनोस ने बेसिकली वहां पर स्पेस स्टोन की मदद से उनको टेलीपोर्ट करके सीधा आयरन मैन के ऊपर ही छोड़ दिया था। और तुम लोग क्लियरली वहां पर देख सकते हो, यानी कि उनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। और तुम लोग डिस्ट्रक्शन को देख सकते हो। तो फिर उस बेस पे अगर मैं क्लियरली बताऊं तो फिर वो एक बिल्डिंग लेवल अटैक होगा। देन उसने पावर स्टोन के अटैक्स को सर्वाइव कर रखा है। तो फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये एक प्लेनेटरी लेवल का अटैक है। तो फिर देखो ऐसा क्लियरली कहीं पर भी नहीं बताया गया है। और पावर स्टोन बेशक प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके, इवन सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देता होगा, बट थेनोस ने उनको उस लेवल पे यूज नहीं किया था। बट अभी भी हम लोग ये पूरी तरीके से नहीं बता सकते कि थेनोस ने उस वक्त आयरन मैन को कितने ज्यादा पावरफुल पंचेस मारे थे कि उसका सूट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसके लिए हम लोग इन्फिनिटी वॉर वाले सूट को कंपेयर करने वाले हैं एंड गेम वाले सूट से। एंड जो आयरन मैन का एंड गेम वाला सूट था वो उससे काफी गुना ज्यादा ड्यूरेबल था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके भी मेरे अपने रीजन है, क्योंकि इस सूट ने काफी आसानी से थेनोस के पंचेस को सर्वाइव कर लिया था, जबकि इन्फिनिटी वॉर मूवी वाला सूट इजिली डिस्ट्रॉय हो जा रहा
था। बट एंड गेम मूवी वाला सूट इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को सर्वाइव नहीं कर पाया था। एंड अब बात निकल के आती है कि ये फिट कितनी ज्यादा बड़ी है। वेल अगर हम लोग देखें तो भी इससे पहले स्नेप, थेनोस और हल्क ने भी कर रखा है। बट जो स्नेप का इम्पैक्ट था वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था कि यूरो मेटल या फिर गोल्ड टाइटेनियम अलॉय को मेल्ट कर पाए। यानी कि जो ये स्नेप का फीट है ये अबव प्लेनेटरी तो कतई नहीं है। एंड उसके बाद एक और बात निकल के आती है कि किसने स्टोन्स को किस लेवल पे यूज किया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं थेनोस और हल्क की, तो फिर इन्होंने यूनिवर्सल लेवल पे पॉपुलेशन को गायब और रिक्रिएट किया था। यानी कि उनका जो नंबर होगा वो इतना ज्यादा होगा कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की आधी आबादी लिटरली सुनने में ही काफी बड़ा नंबर लगता है। जबकि अपने आयरन मैन ने सिर्फ थेनोस की आर्मी को ही गायब किया था। और अगर थेनोस और हल्क के स्नेप भी बिलो प्लेनेटरी है, जबकि उन्होंने यूनिवर्स की आधी आबादी को गायब और रिक्रिएट किया था, तो फिर उस बेस पे आयरन मैन का जो स्नेप है वो ज्यादा से ज्यादा सिटी लेवल ही होगा, क्योंकि आयरन मैन ने सिर्फ थेनोस की आर्मी को ही गायब किया था। एंड थेनोस की आर्मी यूनिवर्स की आधी आबादी के सामने लिटरली कुछ भी नहीं है। तो फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सिटी लेवल बोलना एकदम सही रहेगा। और हम लोग एक और बात नहीं भूल सकते हैं कि जो इन्फिनिटी वॉर वाला सूट था वो एंड गेम वाले सूट से काफी ज्यादा वीक था। वो थेनोस के पंचेस से काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर थेनोस के पंचेस एटलीस्ट टाउन लेवल के ही होंगे। नेक्स्ट एंड गेम मूवी के अंदर हम लोग देख ही चुके हैं कि उसने सारे एवेंजर्स की बैंड बजा दी थी, जिसमें उसके जो सबसे बेस्ट फीट थे वो ये थे कि वो एमसीयू ट्रिनिटी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा था, जिनमें जो अपना थोर था वो मोस्ट पावरफुल फॉर्म में था, क्योंकि वो 5 साल बड़ा था इन्फिनिटी वॉर थोर से। और हम लोग देख ही चुके हैं कि इन्फिनिटी वॉर मूवी वाले थोर ने न्यूट्रॉन स्टार के टेम्परेचर को ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए सर्वाइव कर रखा था। हाँ, वहाँ पर वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे था या फिर ऑलमोस्ट मर ही गया था। यानी कि न्यूट्रॉन स्टार वाली फीट थोर की एक फाइनल ड्यूरेबिलिटी फीट है। और एंड गेम में हम लोग देख ही चुके हैं कि थेनोस ने अपने पंचेस से थोर को ब्लीड करा दिया था। एंड जो थोर है वो इन्फिनिटी वॉर थोर से थोड़ा बहुत ज्यादा ही ड्यूरेबल होगा। और जहाँ तक मैंने न्यूट्रॉन स्टार वाली फीट की कैलकुलेशन देखी है, ये फीट एक कॉन्टिनेंटल लेवल की फीट है हाई बॉल में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थेनोस के पंचेस एटलीस्ट अबव सिटी लेवल के होंगे, जिस कारण उसने थोर को ब्लीड करा दिया था। और हम लोग ये भी नहीं भूल सकते हैं कि उसके जस्ट एक हाथ को ओवर पावर करने के लिए कैप्टन अमेरिका और थोर ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, जो कि दिखाता है कि थेनोस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगा। अब थेनोस ने कोई लिफ्टिंग स्ट्रेंथ शो नहीं किया, बट हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपनी स्ट्रेंथ के दम पे या फिर अपने पंचेज के दम पे सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। और अगर मैं इसको फाइनली स्ट्रेंथ के मामले में कहीं पर बोलूंगा, तो फिर मैं इसको एक कॉन्टिनेंटल लेवल का बीइंग बोलूंगा। यानी कि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ये कैरेक्टर कॉन्टिनेंटल लेवल की स्ट्रेंथ रखता है और पंचेज के दम पे सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का दम तो रखता ही रखता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं स्टेपनवुल्फ की, स्टेपनवुल्फ की स्ट्रेंथ किस लेवल की होगी, तो लिटरली ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्टेपनवुल्फ के पास ऐसे कोई फीट्स नहीं है। बट जो भी हम लोग पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो स्टेपनवुल्फ ने अपने एक स्ट्राइक से कुछ इस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर दिया था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेपनवुल्फ चाहे तो भी टाउन लेवल की स्ट्राइक्स भी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट उसके पंचेज वंडर वुमन के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे। एंड हम लोग देख चुके हैं कि वंडर वुमन ने हंसते हंसते डूम्सडे के पंचेज को खा लिया था। एंड जो डूम्सडे है उसने क्रिएट होते स्काउटशिप की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3.5 मिलियन केल्विन से भी बहुत ही ज्यादा है। जबकि जिस डूम्सडे के पंचेज को यहाँ पर वंडर वुमन ने सर्वाइव किया था वो उससे तो काफी ज्यादा पावरफुल था। यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेपनवुल्फ के पंचेज इजीली अबव टाउन लेवल पे स्केल तो करते हैं। और अब यहाँ पर जो एक और बात निकल के आती है वो ये है कि वंडर वुमन ने स्टेपनवुल्फ को डूम्सडे से भी ज्यादा पावरफुल बताया है, जबकि जैक स्नाइडर ने स्टेपनवुल्फ को डूम्सडे के इक्वल बताया है। और डूम्सडे चाहे तो एक ही स्ट्राइक में एंटायर अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। यानी कि उस बेस पे देखिए तो स्टेपनवुल्फ भी चाहे तो एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट देखो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीट्स के बेस पे बात करें तो फिर मेरे हिसाब से थेनोस स्टेपनवुल्फ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम लोग थोड़े डीप फीट्स की बात करते हैं तो फिर स्टेपनवुल्फ थेनोस को स्ट्रेंथ के मामले में ओवर पावर भी कर सकता है। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर उसके पंचेज साइबोर्ग के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे। और हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि साइबोर्ग कितना ज्यादा ड्यूरेबल बीइंग है। उसने फ्लैश के टच को इजीली सर्वाइव कर लिया था। उसने जितनी भी एनर्जी को जनरेट किया था वो सारी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब तक कर ली थी, जो कि साइबोर्ग को काफी आसानी से मल्टी सोलर सिस्टम लेवल की ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि स्टेपनवुल्फ थेनोस के औकात से ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में इन दोनों को ही इक्वल भी बोल सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर थेनोस एक्सट्रीमली ड्यूरेबल कैरेक्टर है। पूरे इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर सिर्फ आयरन मैन और थोर ही थे जिसने थेनोस को ब्लीड कराया था। जिसमें आयरन मैन तो अपनी पूरी जान लगा के भी सिर्फ उसका एक ही बूंद खून निकाल पाया था। बट अब जो बात निकल के आती है वो ये है कि आयरन मैन के अटैक्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो फिर हम लोग देख चुके हैं कि आयरन मैन को कल ऑफ डे भी फिजिकली ओवर पावर कर रहा था। एंड कल ऑफ डे काफी मुश्किल से स्पाइडरमैन को ओवर पावर कर रहा था। यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्पाइडरमैन और आयरन मैन की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ी बहुत इक्वल हो सकती है। यानी कि यहाँ पर आयरन मैन के पंचेज एटलीस्ट टाउन लेवल के तो होंगे ही होंगे, जिनको थेनोस ने काफी आसानी से सर्वाइव कर लिया। नेक्स्ट थेनोस ने थोर की लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर लिया था। एंड जो थोर की लाइटनिंग है वो सिटीज को भी डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है। यहाँ पर थेनोस की ड्यूरेबिलिटी सिटी लेवल तक तो जाती ही जाती है। लेकिन उसके जो सबसे बड़े फीट आते हैं वो ये है कि थेनोस ने स्नेप भी कर दिया। लेकिन अब बात निकल के आती है कि स्नेप कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो फिर अगर हम लोग रॉकेट के डेटा को देखते हैं तो फिर रॉकेट के डेटा के हिसाब से थेनोस का स्नेप एटलीस्ट 6000 मेगाटन्स ऑफ TNT के लेवल का इंपैक्ट जनरेट किया होगा थेनोस के ऊपर है, जिसको हम लोग मल्टी कंट्री लेवल की फीट बोल सकते हैं। एंड बहुत से लोग ये भी बोलते हैं रॉकेट के डेटा में वो नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे थे।
तो फिर देखो यहाँ पर बात आती है जनरल नॉलेज की। वहाँ पर तुम लोग इन नंबर्स की स्पीड और इन डिजिट को भी देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही डिजिट चल रहे थे और इनकी स्पीड को भी तुम लोग देख सकते हो कि इनकी स्पीड क्या होगी। और अब तुम लोग इमेजिन करो यूनिवर्सल लेवल के अटैक को। यूनिवर्सल लेवल अटैक के TNT लेवल का जो नंबर होगा उसकी स्पीड क्या होगी। और अगर हम लोग इस स्पीड के बेस पे देखें तो फिर ये स्पीड लिटरली 1-2 साल ले लेंगी यूनिवर्सल लेवल अटैक तक जाने में। और हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि आयरन मैन ने भी कॉन्टिनेंटल लेवल पे स्नेप को बोला था। एंड थेनोस के पास जो गॉन्टलेट था वो एक परफेक्ट गॉन्टलेट था जो कि यूरो मेटल से बना हुआ था, जो कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी को खुद से एब्जॉर्ब कर लेता था। यानी कि थेनोस को उतना ज्यादा भी इम्पैक्ट फील नहीं हुआ था। और अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी एनर्जी भी काफी नहीं थी कि यूरो को पूरी तरीके से मेल्ट कर पाए, जबकि स्नेप के बाद यूरो के ऊपर उतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ा था। और यूरो को मेल्ट करने के लिए एटलीस्ट कॉन्टिनेंटल लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। यानी कि जो थेनोस का स्नेप था उसको हम लोग कंट्री लेवल पे बोल सकते हैं कि थेनोस को एटलीस्ट कंट्री लेवल का इम्पैक्ट फील हुआ होगा। बट स्टिल वहाँ पर थेनोस काफी आसानी से उस इम्पैक्ट को भी सर्वाइव कर गया था। ऊपर से थोर ने उसकी छाती के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर भी घुसा रखा था, जो कि थेनोस की ड्यूरेबिलिटी को अपने आप में मल्टीप्लाई कर देती है। या फिर इसको हम लोग ड्यूरेबिलिटी ना बोलते हुए एंडोरेंस भी बोल सकते हैं। और इसी के थोड़े दिनों बाद उसने एक और बार स्नेप किया था, जिसमें उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस स्नेप के दौरान इन्फिनिटी गॉन्टलेट अच्छी खासी तरीके से मेल्ट हो गया था। यानी कि उस ड्यूरेबिलिटी फीट को हम लोग कॉन्टिनेंटल लेवल के आसपास का बोल सकते हैं। अगर हम लोग थेनोस की फाइनल ड्यूरेबिलिटी को ले तो थेनोस ड्यूरेबिलिटी वाइज एक कॉन्टिनेंटल लेवल का बीइंग है। और अब अगर हम लोग बात करें स्टेपनवुल्फ की ड्यूरेबिलिटी की तो फिर अगेन स्टेपनवुल्फ के पास कोई बेटर ड्यूरेबिलिटी फीट्स नहीं है, बट थोड़े बहुत जो फीट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेपनवुल्फ ने जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ फाइट कर रखी है, बट यहाँ पर जो उसके सबसे इंप्रेसिव फीट निकल के आते हैं वो ये है कि उसने ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर रखा है। वही यहाँ पर जो बात निकल के आती है वो ये है कि ज्यूस की लाइटनिंग कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। तो हम लोग वंडर वुमन मूवी के अंदर देख चुके हैं कि ज्यूस अपनी वीकेस्ट फॉर्म में अपनी डाइंग ब्रीथ से, यानी कि सिर्फ अपनी सिंगल ब्रीथ से एंटायर आइलैंड को क्रिएट कर चुका है। और हम सभी को भी पता है कि क्रिएशन करना डिस्ट्रक्शन के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि अगर कोई कैरेक्टर आइलैंड लेवल पे क्रिएशन कर सकता है तो फिर उससे 10 गुना लेवल पे डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। यानी कि अगर ज्यूस चाहता तो फिर अपनी सिंगल ब्रीथ से कम कंट्री लेवल पे डिस्ट्रक्शन भी कर सकता था। बट स्टेपनवुल्फ से जो ज्यूस लड़ा था वो ज्यूस अपने पीक पे था, यानी कि उसको हम लोग नॉर्मल ज्यूस भी बोल सकते हैं। यानी कि जो उसका अटैक था वो इजिली अबव प्लेनेटरी लेवल पे स्केल तो किया ही जा सकता है, क्योंकि कहाँ ज्यूस की एक सिंगल ब्रीथ है और कहाँ एक नॉर्मल ज्यूस है, तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। और सिंगल ब्रीथ को तुम लोग अपने में भी कंपेयर कर सकते हो कि जो हम लोग एक सांस लेते हैं वो सेम एक सांस ज्यूस की कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। यानी कि यहाँ पर स्टेपनवुल्फ काफी आसानी से अबव प्लेनेटरी लेवल का बीइंग है। बट हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सेम ज्यूस ने मदर बॉक्सेज को भी सेपरेट कर दिया था, जिसको सेपरेट करने के लिए फ्लैश को एटलीस्ट मल्टीपल सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देने वाली एनर्जी को क्रिएट करना पड़ा था। बट स्टिल साइबोर्ग इतनी ज्यादा एनर्जी से मदर बॉक्सेज को सेपरेट नहीं कर पाया था, जबकि मदर बॉक्सेज को रियल में सेपरेट किया था सुपरमैन ने। बट जो अपना DCEU का ज्यूस है उसने अपनी सिंगल स्ट्राइक से तीनों मदर बॉक्सेज को सेपरेट कर दिया था, जो कि स्टेपनवुल्फ की ड्यूरेबिलिटी को सोलर सिस्टम लेवल पे भी बोलता है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो फिर उस बेस पे स्टेपनवुल्फ की ड्यूरेबिलिटी थेनोस के मुकाबले तो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्पीड की तो फिर दोनों के पास ही किसी टाइप की फ्लाइंग एबिलिटी या फिर टेलीपोर्टेशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्बैट स्पीड, रिफ्लेक्सेज या फाइटिंग स्पीड तो फिर इन मामलों में दोनों ने कमाल की स्पीड शो कर रखी है। जिनमें अगर हम लोग बात करते हैं थेनोस की तो फिर थेनोस इतना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर था कि उसने एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर्स के साथ 1v1 बैटल के अंदर उनको डिफीट किया था और रिफ्लेक्सेज के मामले में उनको मैच तक किया था, जिसमें सारे एवेंजर्स का तो पता नहीं। बट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं थोर की, कि थोर कितना ज्यादा एजाइल कैरेक्टर होगा और उसके रिफ्लेक्सेज किस लेवल की होंगी। तो फिर आजकल मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देख रखे हैं जहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि थोर ने मल्टीपल टाइम्स लेजर्स को डॉज कर रखा है, तो फिर उसके रिफ्लेक्सेज लाइट स्पीड के आसपास के होंगे। तो फिर उस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि उसके रिफ्लेक्सेज भी लाइट स्पीड के आसपास के होंगे। तो फिर देखो ऐसा भी नहीं है। हम लोग देख ही चुके हैं कि क्विकसिल्वर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर था MCU के अंदर। अब देखो MCU के अंदर और भी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर होंगे, बट मैं एवेंजर्स के साथ उसको कंपैरिजन करने के लिए उसको फास्टेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि क्विकसिल्वर ही ऐसा पैमाना है जिसके दम पे हम लोग बोल सकते हैं कि एवेंजर्स कितने ज्यादा फास्ट होंगे। और हम लोग क्लियरली वहाँ पर देख चुके हैं कि क्विकसिल्वर थोर के मुकाबले ज्यादा फास्ट था, बट स्टिल वो कई सारी बुलेट्स को डॉच नहीं कर पाया था। अब हाँ वो एक सिंगल बुलेट से ज्यादा फास्ट है, बट कई सारी बुलेट्स को वो एक साथ डॉच नहीं कर सकता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं स्टेपनवुल्फ की तो फिर स्टेपनवुल्फ ने वंडर वुमन और एक्वामैन के साथ अकेले बैटल की है। यहाँ पर जो वंडर वुमन वो इतनी ज्यादा फास्ट है कि कई सारी बुलेट्स को एक साथ डॉच कर सकती है, इवन कई सारे लोगों को भी बचा चुकी है। यानी कि जो वंडर वुमन है वो क्विकसिल्वर से तो कहीं गुना ज्यादा फास्ट होगी, बट स्टेपनवुल्फ काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉच कर पा रहा था। अब यहाँ पर जो लेजर वाला लॉजिक है उसको अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो फिर उस बेस पे जस्टिस लीग का हर एक कैरेक्टर लेजर्स को डॉच कर चुका है, यानी कि वो सारे फास्टर देन लाइट है। तो फिर देखो ऐसा नहीं है। हम लोग अगर लॉजिकली देखेंगे तो स्टेपनवुल्फ ज्यादा फास्ट है, और अगर तुम लोग लेजर वाला लॉजिक भी ऐड करोगे तो भी स्टेपनवुल्फ तुम लोगों को ज्यादा ही फास्ट देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की तो फिर दोनों के पास ही एक जैसा स्टेमिना हम लोगों को देखने को मिला है। दोनों ही कैरेक्टर्स बिना थके बिना रुक के फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक और क्राइटेरिया की बात करें कि कौन सा कैरेक्टर पावरफुल अटैक खाने के बाद और इंजर्ड होने के बाद में भी फाइट को कंटिन्यू कर सकता है, तो उस बेस पे देखे तो भी दोनों ने ऐसी फीट शो कर रखी है, जहाँ पर थेनोस ने थोर की लाइटनिंग को सर्वाइव करते हुए
थोर के स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक भी खा लिया था और उसके बाद स्नेप तक कर दिया था। वहीं स्टेपनवुल्फ ने भी ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव करते हुए एरिस के पावरफुल एक्स का अटैक भी खा लिया था। अब बाहर निकल के आते हैं कि दोनों में से किसकी फीट ज्यादा बड़ी होगी, तो फिर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ज्यूस की लाइटनिंग के आगे थोर की लाइटनिंग कुछ भी नहीं है। जहाँ पर थोर की लाइटनिंग सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वहीं पे ज्यूस की लाइटनिंग प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है। बट स्टेपनवुल्फ ने काफी आसानी से इसको सर्वाइव कर लिया था और उसके बाद में एरिस का एक पावरफुल अटैक भी खा लिया था। लेकिन उस अटैक के बाद भी स्टेपनवुल्फ वीक नहीं पड़ा था, वो वापस से फाइट के लिए आना चाहता था। वहीं जो थेनोस है वो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक के बाद काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और काफी मुश्किल से वो स्नेप भी कर पाया था। बट स्टिल दोनों के एंड्योरेंस हम लोगों को काफी अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिली है। आगे अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें, जिनमें बात करते हैं एक्सपीरियंस और नॉलेज की, तो फिर यहाँ पर स्टेपनवुल्फ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा नॉलेज रखता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है, तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से थेनोस ज्यादा आगे निकल के आता है। और अगर हम लोग बात करते हैं स्किल्स की, तो फिर दोनों ही हाईली स्किल्ड कैरेक्टर हैं। और अब अगर हम लोग बात करेंगे दोनों में से किसके पास ज्यादा पावरफुल वेपन और ज्यादा पावरफुल आर्मर है, तो फिर यहाँ पर थेनोस के पास एक पावरफुल स्वॉर्ड है, जिसको हम लोग दो दाई तलवार भी बोल सकते हैं, जिसने वाइब्रेनियम तक को कट कर दिया था, थोर के स्टॉर्म ब्रेकर तक को टक्कर दे रहा था, जो कि यूरो से बना हुआ था। और उसका आर्मर काफी आसानी से हल्के पंचेस को सर्वाइव कर गया था और एंड गेम के अंदर उसने मोस्ट पावरफुल सारे एवेंजर्स के पावरफुल अटैक्स को काफी आसानी से सर्वाइव कर लिया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्टेपनवुल्फ के आर्मर और उसके वेपन की, तो फिर उसके पास से एक पावरफुल एक्स जो कि टाउन लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट स्टिल उसको कोई भी स्क्रैच नहीं आया था। बट सुपरमैन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बात निकल के आती है सुपरमैन के पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, तो फिर देखो स्टेपनवुल्फ सुपरमैन के पंचेस खाने के बाद लड़खड़ा रहा था और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। जबकि जो सेम स्टेपनवुल्फ है उसने काफी आसानी से खड़े खड़े ही उसकी लाइटनिंग तक को सर्वाइव कर लिया था और एरिस की स्ट्राइक खाने के बाद वो फाइट करने के लिए वापस आ रहा था। बट सुपरमैन के पंचेस खाने के बाद स्टेपनवुल्फ मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सुपरमैन के पंचेस उन अटैक से तो ज्यादा पावरफुल होंगे। यानी कि यहाँ पर स्टेपनवुल्फ की एक्स थेनोस के दो दाई तलवार को अच्छी खासी टक्कर देगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आर्मर, तो फिर यहाँ पर आर्मर के मामले में भी मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा। अब वो बात अलग है कि हम लोग थेनोस के आर्मर को ज्यादा अबव लेवल पे नहीं बोल सकते हैं, बट स्टेपनवुल्फ के आर्मर ने उसकी लाइटनिंग और सुपरमैन के पंचेस को इजीली सर्वाइव कर लिया था। बट स्टिल यहाँ पर आर्मर और वेपन्स के मामले में दोनों को ही टक्कर अच्छी खासी होने वाली है। लेकिन अब बात निकल के आती है कि अगर दोनों की फाइट होगी तो फिर किसकी विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, यानी कि कौन किसको कितनी ज्यादा पावरफुल हिट मार सकता है। तो फिर यहाँ पर दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में ऑलमोस्ट इक्वल से हैं, यानी कि दोनों ही इक्वली पावरफुल अटैक्स मार पाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर निकल के आती है वो है ड्यूरेबिलिटी की, क्योंकि कौन कितने भी पावरफुल अटैक मारे, बात निकल के आती है कि कौन पावरफुल अटैक खाने के बाद भी खड़ा रहेगा। तो फिर यहाँ पर स्टेपनवुल्फ की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बेटर है, प्लस उसके पास पावरफुल आर्मर भी है, जिस कारण वो थेनोस के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को खाने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पर थेनोस की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है, तो फिर थेनोस को उसका ज्यादा इंपैक्ट फील होगा। बट ड्यूरेबिलिटी से भी आगे जो पॉइंट निकल के आता है वो एजिलिटी, स्किल्स और रिफ्लेक्सेस का, क्योंकि जो भी स्किल्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो कम से कम डैमेज लेते हुए ज्यादा से ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर स्टेपनवुल्फ का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी रहेगा, जिस कारण वो थेनोस के कम से कम अटैक खाते हुए थेनोस को ज्यादा से ज्यादा इंजर्ड करने की कोशिश करेगा। और फाइनली एक और पॉइंट निकल के आता है वो है स्टेमिना का, कि कौन सा कैरेक्टर इस फाइट को ज्यादा लंबे टाइम तक लड़ सकता है। क्योंकि अगर फाइट लंबी चलती है और अगर तुम्हारा स्टेमिना कम है, तो फिर तुम काफी आसानी से स्ट्रॉन्ग होते हुए भी इस फाइट को हार जाओगे। और यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर्स का स्टेमिना ऑलमोस्ट इक्वल सा है। बट अगर मैं तुम लोगों को अपना एक फाइनल ओपिनियन बताऊं, तो फिर मेरे हिसाब से इस फाइट के अंदर स्टेपनवुल्फ के जीतने ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ के मामले में थेनोस के ऑलमोस्ट इक्वल है और उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी भी थेनोस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, जिस कारण वो थेनोस के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को सर्वाइव कर लेगा। बट थेनोस थोड़ी देर के बाद काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा, जिस कारण मेरे हिसाब से थेनोस इस फाइट के अंदर जीत सकता है। बट अगर मैंने यहाँ पर स्टेपनवुल्फ से रिलेटेड कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर तुम्हारे हिसाब से थेनोस जीतता है, तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम्हारे हिसाब से थेनोस इस फाइट के अंदर क्यों जीतेगा। और अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।